हेलो स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हम हिंदी लेक्चर माला की तरफ तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। हमने जो वर्णों को समझा था पिछले मतलब वीडियो में, उसको हम रिवाइज करते हैं। और हमारा ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती रहेगी वीडियो बनाने की। नहीं तो हमारा फिर कॉन्फिडेंस भी लैक हो जाता है कि शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए आप लोगों ने बहुत सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बने रहेंगे आपके साथ हमेशा। चलिए हम देखते हैं हमने क्या देखा था। हमने देखा था वर्णमाला में हम स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वरों का उच्चारण जो होता है वो जब हमारे मुंह से होता है तो जो वायु निकलती है, ठीक है, एक्सेल प्राणवायु जो निकलती है, उससे क्या होता है, उसका कहीं भी जो है अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं वायु में अवरोध उत्पन्न होता है। कहीं बहुत तेज गति से निकलती है, कहीं सीटी की आवाज़ से निकलती है, और कहीं ऐसा लगता है कि कहीं घुमड़ घुमड़ के बाहर आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनका वर्गीकरण उच्चारण के हिसाब से करते हैं। और उसी में हमने क्या देखा था कि का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और टा वर्ग, ये 5 वर्गों में हमने जो है वर्णों को व्यवस्थित किया था। क्योंकि हम का वर्ग को कहीं एक विशेष भाग से बोल रहे थे, कहीं कंठ का उपयोग हो रहा था, कहीं ओठों का हो रहा था, कहीं मूर्धा का हो रहा था, कहीं किसी चीज़ का उपयोग हो रहा था। तो जहाँ जहाँ से हम जिस चीज़ का उच्चारण कर रहे थे अपने मुंह से, उसके आधार पर हमने 5 वर्णों में विभक्त कर दिया था। चलिए हम देखते हैं कि अगली जो श्रेणी है वो क्या है। अगली जो श्रेणी है वो आती है अंतस्थ। क्या आती है? अंतस्थ। 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 अंतस्थ का क्या मतलब हुआ? इसको सिंपली समझेंगे तो ये होता है या, र, ल, व। क्या है? या, र, ल और व। तो अंतस्थ का क्या मतलब होता है? या, र, ल, व। जब आप इनका उच्चारण करोगे तो जीभ, होंठ, तालू, ये सब जो है एक बिंदु पर आकर सटने लगते हैं एक दूसरे से। बोल के देखिए, या बोलना पड़ा तो हमको जीभ को होंठ के पास लाना पड़ा, दांत के पास लाना पड़ा, और होंठ को भी दांत के पास लाना पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है, इन चारों चीजों को हम एक बिंदु पर लाके पास में ला रहे हैं। जैसे य, र, ल, व। और जब बोलेंगे तो वो आपस में सट जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोले हैं? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण। इनको हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ वर्ण। और ये अपने आप में व्यंजन भी हैं, तो एक व्यंजन का एक प्रकार है, अंतस्थ व्यंजन है ये। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतः, यहाँ हलंत लगा हुआ है, अंतस्थ, और आधा सा है और था है, अंतस्थ व्यंजन है ये। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं ऊष्म। क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन है जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है, और हमारे मुंह से जो वायु निकल रही है वो कहीं ना कहीं रगड़ खा के निकलती है। और ऐसा रगड़ खा के निकलने के कारण क्या होता है कि वायु जो हमारे मुंह से निकल रही है वो ऊष्म हो जाती है। जैसे श शक्कर वाला, सा सरवते वाला, शा षटकोण वाला, और एक आता है ह। अब इनको आप बोलिए और अपने मुंह के सामने हाथ लेके आइए, और जब इनको बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि गर्म वायु निकली। श, स, ह और श। ठीक है, तो आप इन चीज़ को बड़ी ध्यान से बोलकर देखिए, खुद से उच्चारित करके देखिए। और जब इनको आप उच्चारित करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, इनका जो वर्गीकरण है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, और हमने उनका वर्गीकरण उनके उच्चारण के आधार पर किया है। श, स, श, और ये श, स, श और ह, इन दोनों के उच्चारण में लगभग बहुत बारीक अंतर होता है। हम इसको आगे समझेंगे। श, स, श और ह, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे मुंह से ऊष्म वायु निकल रही है, क्योंकि वो रगड़ती हुई आ रही है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन का विशेषता क्या है कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं कि हमारी वर्णमाला में कुछ
व्यंजन हैं जो हमारे ओरिजिनली हमारी वर्णमाला में नहीं थे, लेकिन विभिन्न भाषाओं से जब एसिमिलेशन हुआ, विभिन्न भाषाओं का उपयोग, विभिन्न भाषाओं के शब्दों का उपयोग हमारी हिंदी भाषा में होने लगा, तो उनके उच्चारण के लिए हमको कुछ शब्द बनाने पड़े। जैसे कि एक आपने देखा होगा आ और ये ऐसा लिखते हैं। ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हमारे जब बाहरी भाषाएं, हमारी हिंदी भाषा, बाहरी भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में उपयोग होने लगे। जैसे इंग्लिश में डॉक्टर क्या है? डॉक्टर। अब हमें डॉक्टर लिखना है, हिंदी भाषा का शब्द तो है नहीं, इसलिए कोई लिखने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस तरीके के इस तरीके ओ जैसा उच्चारण करने के लिए हमको ये वाला जो है निशान, ये चिन्ह, प्रतीक चिन्ह लगाना पड़ा, डॉक्टर। ठीक है। ऐसे ही जब फारसी के कुछ शब्द आए तो हमको क्या करना पड़ा, उनके लिए भी कुछ विशेष व्यवस्था रखनी पड़ी। जैसे कि का के बीच जब ये बिंदु आता है, ठीक है, एक है खा के बीच में, नीचे भी कभी कभी आता है, गा के बीच में भी आता है, पा के बीच में भी आता है, का, ख, ग, क, और एक और होता है ज। ठीक है, ज। तो उच्चारण कैसा होता? क, ख, ग, प, जा। अब अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, हम इनका क्या है शब्दों में उपयोग करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि क्या होता है। जैसे ख, जैसे का में कौन सा ले सकते हैं हम? का के लिए क्या ले सकते हैं? जैसे खा वाला देखिए, खत, खत है। ठीक है। गा में गजल है। ठीक है। फा में क्या होता है? फरेब है। ठीक है। और जा में क्या है? जहर है या जहन है, जहन है। ठीक है। तो इनको हम देखिए, हमने क्या किया कि ये फारसी शब्द हैं, और जब इन फारसी शब्दों का उपयोग हमारे इसमें होने लगा, फारसी उच्चारण हमको लेके आना पड़ा, तो हमको ये व्यवस्था करनी पड़ी कि का, ख, ग और जा, और इनके बीच में हमको एक नुक्ता लगाना पड़ा, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। तो ये नुक्ता लगाना पड़ा हमको। ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को समझते हैं। का के भी लिए कोई शब्द होगा, बना लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इन जो हमने जो दूसरी भाषाओं के उच्चारण को जो अपनी भाषा में जगह या स्थान दिया है, इनको हम बोलते हैं आगत। आगत जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, आगत व्यंजन बोलते हैं, या आगत वर्ण बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? आगत वर्ण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है। तो हमने क्या देखा? अंतस्थ। अंतस्थ मतलब जब हम उच्चारण करते वक्त जीभ, होंठ, तालु और दांत को एक साथ सटाते हैं, तो उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो है गर्म वायु निकलती है। ठीक है। इसके बाद कुछ आगत व्यंजन है जो दूसरी भाषाओं की ध्वनियों को हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित करने के लिए हमको जो व्यवस्था बनानी पड़ी, उसके लिए जो हमने नए वर्णों का गठन किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आगत व्यंजन। और ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं नुक्ता। ठीक है। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ठीक है। तो हमने क्या देखा? अंतस्थ देखे, ऊष्म व्यंजन देखे और आगत व्यंजन देखे। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास कुछ संयुक्त जो है वो वर्ण बचे हैं। संयुक्त वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से मिलके बने हैं, या बेसिकली ये व्यंजन में होते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो हमने एक कैटेगरी ये वाली देखी थी, ठीक है, एक कैटेगरी ये वाली देखी थी, एक हमने कैटेगरी देखी आगत व्यंजन की, और एक हम क्या देखेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे श्र, ज्ञ, ध। ठीक है, ध और श्र, ज्ञ। ठीक है, एक होता है श, क्ष।
और एक होता है त्रा। ठीक है, श्र ज्ञ ध द्या, ये द्या है, धा नहीं है, द्या है। और ये है श, इसमें का की ध्वनि है, ये है त्रा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इनको देखते हैं कि ये किन दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, तभी तो ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं दो व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या देख रहे थे, संयुक्त व्यंजन। क्या देख रहे थे हम, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से थे हमारे पास, पहला था हमारे पास शा, क्षत्रिय वाला, फिर हमारे पास था त्रा, त्रिशूल वाला, त्रा। ठीक है, हमारे पास ज्ञा, ज्ञानी वाला था। ठीक है, फिर हमारे पास हमने देखा था श्रा। ठीक है, और ये विद्या वाला द्या, द्या। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बने कैसे हैं। ठीक है, का व्यंजन में जब शा व्यंजन जुड़ता है, का व्यंजन में जब शा व्यंजन जुड़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, शा। जब हम इस शा का उच्चारण करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क और शा दोनों का, क्षा, पहले का आएगा, क्षा, जैसे कक्षा या फिर कक्ष, कक्ष, दो बार का बोला हमने क्योंकि एक का यहां था और एक का इसमें सम्मिलित है। ठीक है, जैसे परीक्षा, परीक्षा, जैसे क्षय, क्षय, का पहले आएगा। ठीक है, कक्ष है, परीक्षा है, क्षय है और क्षमा है। क्या है, क्षमा, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुण है, क्या है, क्षमा, क्षमा, का पहले आएगा उसमें। ठीक है, और ता, और जब हम रा को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, त्रा। ठीक है, जैसे त्रिशूल, त्रिशूल, त्रास, त्राहिमाम। ठीक है, ता और रा, त्रिशूल, त्रिशूल, त्रास, त्राहिमाम। ठीक है, ज्ञा, अब ज्ञा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्ञा जो बनता है वो बनता है ज और अंगा से, ज और अंगा मिलकर क्या बनते हैं, ज्ञा, जैसे ज्ञान। ठीक है, जैसे कि ज्ञानोदय। ठीक है, और क्या है, अनभिज्ञ में भी आता है, अनभिज्ञ, ज्ञा। ठीक है, ज और अ, जा और य। और श्रा जो होता है ये बनता है शक्कर का शा और रा, शक्कर का शा और रा, श्रा, जैसे श्रवण, सुनना, है ना, जैसे कि श्रम, जैसे कि श्रुति, है ना, जैसे और बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, और एक होता है दा, दा और क्या, या, दा और या से क्या बनेगा, द, तो कैसा होगा, विद्या, विद्या। ठीक है, विद्या बनेगा, है ना, समझ में आया। तो विद्या कैसे बना, वा में छोटी की मात्रा प्लस द प्लस य प्लस आ, विद्या। तो ये द और ये या, ये दोनों जुड़ा तो क्या हो गया, विद्या। ठीक है, तो इस तरीके से संयुक्त व्यंजन बने। क्षा कैसे बना, का और शा से, कक्ष, कक्ष, हमको दो बार का बोलना पड़ा, का क श, कक्ष, तो इसमें का की ध्वनि सम्मिलित है, परीक्षा, क्षय, क्षमा, और त्रिशूल में ता और रा, त्रिशूल, त्रास, त्राहिमाम, और ज्ञा में क्या बनता है, जा और या, ज्ञान, ज्ञानोदय, अनभिज्ञ, और श्रा में शा और रा, श्रवण, श्रम, श्रुति, और दा में क्या आता है, दया, द और या, सॉरी, विद्या, विद्यालय। ठीक है, विद्या ददाति विनयम, है ना, विद्या से विनय, हमें हमारे अंदर विनय का गुण आता है,
और विनय से हमें पात्रता प्राप्त होती है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन को आप देख लीजिए कैसे लिखते हैं, उनका उच्चारण कैसे होता है। अब जब भी कक्ष बोलेंगे, परीक्षा बोलेंगे, क्षय बोलेंगे, क्षमा बोलेंगे, तो का की ध्वनि जरूर आपके मुंह से हल्की सी आनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए आप। इसके आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अभी हमारे आगे क्या आने वाला है। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है हम ये यहाँ पे जो हलंत लगा रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है। इसको हम देखते हैं कि ये है क्या, हम हलंत का उपयोग करते क्यों। ठीक है, हलंत का क्या काम है, और हम ज़बरदस्ती तो नहीं कुछ ऐसा एक निशान लगा देते हैं कॉमा जैसा नीचे कि उसका कोई एक साइंटिफिक उपयोग भी है, वो भी हम देखते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम हलंत चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हलंत चिन्ह, हलंत, हलंत चिन्ह। ठीक है, अब ये हलंत चिन्ह है, ये कैसे लगाया जाता है, ऐसे नीचे लगाया जाता है, किसी शब्द के नीचे लगाया जाता है हलंत चिन्ह। ठीक है, हलंत चिन्ह क्यों लगाते हैं उसके लिए समझते हैं। देखिए, कोई भी व्यंजन जो होता है ना, व्यंजन हमने आपको पहले बताया था, जब कोई भी व्यंजन होता है उसमें जो है छोटे आ की जो ध्वनि है सम्मिलित होती है। क्या होती है, छोटे आ की ध्वनि उसमें सम्मिलित होती है। आप बिना उस आ के उसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। ठीक है, करके देखिए, ग, ठीक है, च, त और र, इनके उच्चारण करिए, ग, च, त, र। पीछे आ रहा है सब में, ग, च, त, र। ठीक है, तो ये क्या है, व्यंजन है। तो इन व्यंजनों में जो है आ की ध्वनि सम्मिलित होती है। ठीक है, और इसमें जब आ की ध्वनि हमको निकालना हो, तो फिर हम उसको, जब हम आ की ध्वनि निकालते हैं और हमें उसको लिख के बताना हो कि आ की ध्वनि निकालने पर वो कैसे दिखेगा, तो उसके लिए हम हलंत का उपयोग करते हैं। जैसे ग और इसमें आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने इसमें ये गा व्यंजन था और इसमें ग, ग छोटा सा ग, बिल्कुल आ नहीं आएगा उसके आगे, ग, ग और उसमें आ जुड़ा था। जब हमने आ निकाल लिया तो केवल क्या बचा, ये हलंत वाला ग बचा। ठीक है, जैसे चा है, तो ये जो है च और ये जो है इसमें आ की ध्वनि सम्मिलित है। जैसे त है, तो त का उच्चारण अपना और आ की ध्वनि का उच्चारण उसके साथ सम्मिलित है, र। ठीक है, और उसमें क्या है, आ की ध्वनि सम्मिलित है। ठीक है, और हमने देखा था कि इस आ की कोई मात्रा नहीं होती है। हमने बोला था ना छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको लिखने का तरीका, जब मात्रा ही नहीं है तो इसको लिखने का तरीका कैसा है, ये हलंत हम हटा देंगे। ठीक है, ये भी हमने हटा दिया, ये भी हमने हटा दिया, और यहां से हमने ये आ हटाया। और जब हमने ये हा हटाया तो रा के साथ आ सम्मिलित हुआ, तो ये हलंत हट गया। मतलब जब हमारा कोई व्यंजन है और उसमें आ की ध्वनि पहले से जुड़ी हुई है और हमें ये दिखाना है कि उसमें आ की ध्वनि अलग है, तो फिर जब हम आ की ध्वनि इसमें से निकाल लेंगे तो गा के नीचे हलंत लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यंजन का जो मुख्य जो रूप है ना, वो हलंत के साथ ही है, और उसको जब हम उच्चारित करते हैं तो उसमें आ की ध्वनि जो है सम्मिलित हो जाती है। इसीलिए फिर हमको उसको इस तरीके से लिखना पड़ता है। वास्तव में ये गा के साथ आ होता है, चा के साथ आ होता है, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो हम इसको हलंत को नहीं लिखते और कोई मात्रा भी नहीं लगाते हैं। तो वेल अंडरस्टूड रहता है कि भाई इसमें आ की ध्वनि पहले से क्या है, सम्मिलित है। समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं रजत। क्या लिखते हैं, रजत। तो देखो, र था, र में आ था, ठीक है, प्लस जा था, ठीक है, जा में भी आ था, ठीक है, प्लस जो ता था उसमें भी आ की ध्वनि सम्मिलित थी। तो रजत इतना बड़ा है, कैसा है, र अ ज अ त रजत। ठीक है, तो ये जब हमने इसको पूरा तोड़ दिया, इसके रजत को तोड़ा, तो इसमें हमको आ की ध्वनियां भी मिली। तो जब हमें आ की ध्वनि को दिखाना होता है अलग से, तो हम हलंत लगा देते हैं, और आ की ध्वनि को सम्मिलित में दिखाना होता है तो हम नॉर्मल जो उसका जो फॉर्म है उसमें हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके अपने ओरिजिनल रूप में हम उसको लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एक और देखते हैं, जैसे परीक्षा। परीक्षा कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, प अ र, बड़ी ई में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई,
फिर हमने क्या बताया था कि शा कैसे बनता है, का के साथ श, और इस शा के साथ एक आ भी लगेगा बड़ा वाला। तो परीक्षा प अ र ई क श आ, तो का और शा को हमने कैसे तोड़ा, शा में ये पीछे जो आ की मात्रा थी उसको आ लिख दिया, बड़ी की मात्रा को ई लिखा, रा को हमने रा ही लिखा था, हमने उसमें आ की ध्वनि नहीं जोड़ी थी। प जो है उसमें आ था, प अ र ई क श आ, परीक्षा। इस तरीके से ये बनेगा। तो हलंत बिल्कुल ध्यान रखिए, हलंत जो है वो जब व्यंजन अपने मूल रूप में होता है ना, तो उसमें आ की ध्वनि पहले से होती है, क्योंकि उसका उच्चारण पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको अलग अलग करके दिखाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, स्वर की ध्वनि को निकाल लेते हैं और ओरिजिनल जो व्यंजन का है उसको हलंत के साथ लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये आप लिख लीजिए। और हम देखते हैं कि अब हमें एक चीज देखनी है कि एक हम लेंगे कोई सा वर्ण, और उस वर्ण में सारी जो है मात्राओं की ध्वनियों को या स्वर की ध्वनियों को जोड़ के और देखते हैं कि उससे कौन सा नया जो है वो वर्ण बनता है। ठीक है, मात्रा वाले वर्ण को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो क्या बोलते हैं स्वर हैं, स्वर को हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। स्वरों को छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, एड़ी का ए, एनक का आई, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और एक मात्रा होती है जो हम पिछली बार शायद भूल गए थे, रिर, ऋषि वाली रिर की मात्रा। ठीक है, रिर, तो हम बताएंगे वो कैसे बना। आगे जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि ऋषि वाला जो रिर है ना वो कैसे बना हुआ है। अभी तो हमें ये देखना है कि हम किसी एक व्यंजन को लेते हैं, जैसे पा ले लिया हमने, इस पा व्यंजन में सारी ध्वनियों को जोड़ के देखते हैं कि हमारी खड़ी बनती है, कैसे बनती है। ठीक है, देखिए पा में आ जोड़ा तो क्या बना, पा, पा में बड़ा आ जोड़ा तो क्या बना, पा, और ये पहले से पा कौन सा था, पा वाला व्यंजन था। पा में आ जोड़ा तो पा में बड़ा आ जोड़ा तो पा में छोटी ई जोड़ी तो क्या है, पा में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, बड़ी ई जोड़ी तो पा में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। पा में छोटे ऊ की मात्रा जोड़ो, पा में बड़े ऊ की मात्रा, पा में एक ए की मात्रा, पा में आई की मात्रा, पा में ओ की मात्रा, ये हम सब जोड़ते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, और ये पा में आउ की मात्रा, और पा में जब रिर की मात्रा लगती है तो नीचे ये ऐसे रिर की मात्रा लगती है, जैसे पृथ्वी में आता है रिर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, पा में आ जोड़ा, पा में बड़ा आ जोड़ा, पा में छोटी ई जोड़ी, बड़ी ई जोड़ी, छोटा ऊ जोड़ा, बड़ा ऊ जोड़ा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक जगह लिखने में आप कहीं लिख लीजिए, एक ये लिखने में एक त्रुटि होती है कि जैसे रा है, रा में जब हम छोटे ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तब क्या होता है, ठीक है, रा, और रा में जब हम बड़े ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या होता है, रा में जब छोटे ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कैसा बनता है, ऐसा, और रा में जब बड़े ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तो ऐसा रू लिखते हैं। तो दोनों एक से, कभी कभी लोग रू को ऐसा और ऐसा लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम इसको यहाँ से जोड़ के इसको यहाँ पे इसको गोला एक आकृति देंगे तो ये छोटे ऊ की मात्रा होगी, और हम इसमें जब ये बड़ा पूरा बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे पूरी, ठीक है, इस गोलाई के साथ, तो हम उसको बोलेंगे रा में बड़े ऊ की मात्रा। तो ये गलती मत करना, जैसे पुरुष में छोटे ऊ की मात्रा होती है और पुरु में बड़े ऊ की मात्रा होती है। कैसे, पा में छोटू ऊ की मात्रा, रा में छोटू की मात्रा और श, और एक होता है पुरु, पा में छोटू की मात्रा, रू में, रा में बड़ू की मात्रा। तो देखो ये दोनों में फर्क है, और ऐसे ही वर्तनी वाले क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि ये त्रुटि आपसे आगे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हमने समझ लिया, काफ़ी कुछ समझा वर्णमाला के बारे में, और भी अभी बहुत कुछ बाकी है वर्णमाला के बारे में समझने में। जैसे जैसे हम वर्णों को समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारी वर्तनी भी शुद्ध होती जाएगी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे कोई ध्वनियाँ बनती हैं या कैसे संधि होती है, आगे हम संधि पढ़ेंगे, संधि विच्छेद पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये हेल्पफुल रहेगा कि हम कैसे ध्वनियों को जोड़ते हैं, ध्वनियों को जोड़ने के बाद जो नई स्वर नई ध्वनि बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे लेक्चर
देखते रहिए। और ये हमारा लेक्चर आज के लिए ख़त्म होता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल का जो पर्पस है कि हम फ्री वीडियोस बनाना चाहते हैं वो सब तक पहुंचाएं, और जो भी हिंदी भाषा से संबंधित जो भी विषय टॉपिक्स होंगे सारे हम बनाते चलेंगे। और इजी परीक्षा चैनल ऐसे ही आपके लिए नए नए चीज़ें लाता रहेगा, और भी हमारे लेक्चर्स दूसरे विषयों पर दूसरे टीचर्स के द्वारा बनाए जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फ्री है और आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जिनको और पढ़ना है, आपके जो मित्र हैं, आपके साथ जो लोग हैं, उन तक आप पहुंचाइए ताकि वो फ्री में यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकें, ठीक है। और हमें मोटिवेशन देते रहिए, हमें इंस्पिरेशन देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी परीक्षा चैनल हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।